हे गाइस, वेलकम बैक। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का यूनिट 4 का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ अ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस। ठीक है, सेक्शन 39 क्या बोलता है देखो। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, the promise may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance। बोलता है अगर सपोज एक आदमी कुछ कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट का डील हो चुका है बट बाद में रिफ्यूज़ करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, या फिर उसका कुछ ऐसा एक्शन है जिसके कारण वो खुद को डिसेबल कर दिया परफॉर्म करने से, तो क्या। ठीक है, ये वाला हम लोग लास्ट क्लास में हिस्सा डिस्कस किए थे विथ द एग्जाम्पल ऑफ द सिंगर, जो मैनेजर के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में आ गई थी कि आने वाले हर हफ्ते के 2 रात को वो हॉल में गाना गाएंगी। हाउएवर कुछ परफॉर्मेंसेस के बाद शी बैक्ड ऑफ, उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं नहीं गा सकती। तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि वहाँ तक का जो मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो वहाँ तक का वैलिड हुआ। उसके बाद वो चाहे तो ब्रीच के लिए डैमेजेस क्लेम कर सकता है। वो सब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। सबसे पहले जॉइंट प्रोमिसर क्या है या फिर जॉइंट प्रोमिसी क्या है। जब किसी एक प्रॉमिस को, इसको अगर हम डायग्राम के साथ दिखाएं तो मानो ए बी सी तीनों मिल के प्रॉमिस किया किसको, डी को, कि हम तुमको अपना लैंड बेचेंगे। ये जॉइंट प्रॉमिस है, 3 प्रॉमिसर है। ठीक है, ये लोग जॉइंट प्रॉमिसर हैं। एट द अदर हैंड अगर होता कि ए प्रॉमिस किया बी सी और बी से, ठीक है, मतलब ये लोग प्रॉमिसी है यहाँ पे। ठीक है, प्रॉमिसर नहीं है, प्रॉमिस करने वाला नहीं है, बट जिसके साथ प्रॉमिस हो रहा है वो है, तो ये लोग हो जाते हैं जॉइंट प्रॉमिसी। ठीक है, देखते हैं सेक्शन 42 जॉइंट प्रॉमिसर जॉइंट प्रॉमिसी से रिलेटेड यहाँ से स्टार्ट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सबसे पहले डिवॉल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। When 2 or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such person during their joint lives and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors, and after the death of last survivor, the representation of all jointly must fulfill the promise। शॉर्टकट में बोले तो सीधा बोल रहा है कि अगर जॉइंट प्रॉमिसर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये लोग तीनों कोई प्रॉमिस किया है तो वो ये लोग खुद से परफॉर्म करेगा। अगर ये लोग इस दुनिया में नहीं रहा तो ये लोग का लीगल हेयर या फिर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इनका बच्चा या फिर जिनको भी ये नॉमिनी अपॉइंट किए थे वो लोग परफॉर्म करेंगे, और ये साइकिल चलता जाएगा जब तक परफॉर्मेंस कंप्लीट ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस के सेक्शन 42 का, इफ 2 और मोर पर्सन्स हैविंग मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, ऑर्डिनरीली ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। आफ्टर डेथ ऑफ एनी वन ऑफ देम, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स should do so. After the death of the last survivor, the legal representative of all the original promises must fulfill the promise। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसके हेल्प से ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि X, Y and Z who had jointly borrowed money must during their lifetime jointly repay the debt। Upon the death of X, his representatives say S along with Y and Z should jointly repay the debt and so on। यानी कि अगर एक्स वाई जेड है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में था ए बी सी, तो अगर वो लोग कोई पैसा उधार लिया है तो ए बी और सी देगा। उनके जाने के बाद अगर उनका जो मानो फॉर एग्जाम्पल ए का बेटा है छोटा ए, बी का छोटा बी और सी का छोटा सी, तो वो जो स्मॉल ए बी सी है वो लोग फुलफिल करेंगे और ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
This rule is applicable only if the contract reveals no contrary intention. We have seen that section 42 deals with voluntary discharge of obligations by joint promisors. But if they do not discharge their obligations on their own violations, what will happen? This is what section 43 resolves. Section 42 खाली ये बता रहा है कि हाँ ये लोग वॉलेंटरीली मतलब ये लोग सब साथ में लायबल होते हैं, बट अगर ये लोग सेक्शन 42 नहीं माने या फिर उसमें कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो वो किससे डील होगा? सेक्शन 43 से. लेट्स सी सेक्शन 43 क्या बोलता है. एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म व्हेन टू और मोर persons make a joint promise. The promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any one or more of such joint promiser to perform the whole of the promise. इसका सिंपल मतलब अगर ए बी सी है, ठीक है, ये लोग मिलके डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, ये लोग मिलके डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए कि यार हम एक ज़मीन बेचेंगे, ठीक है. अब ये लोग तीनों मुकर गए तो डी चाहे तो सिर्फ एक को भी फोर्स कर सकता है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है. आगे दिस इज नॉट द एंड. ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, यानी कि डी का काम है किसी एक को पकड़ना, अब इसका काम है कि ये बाकियों से पेमेंट कराए, यानी कि ए बी और सी तीनों से पेमेंट कराए, ठीक है. तो अगर प्रोमिसी चाहे तो सिर्फ एक प्रोमिसर को सारे प्रोमिसर्स के बीच में से कंपेल कर सकता है, उसके पीछे पड़ सकता है. अब ये वो प्रोमिसर के हाथ में है कि ये इन सब के पीछे पड़ के अपना काम करवाए या ना करवाए. आई होप इट इज कम्प्लीटली क्लियर. सेक्शन 43 क्या बोल रहा है? अगर इसको सिंपल इंग्लिश में बोले, इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट ही कैन कॉल फॉर अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशन. इफ एनी one of two or more joint promisers make default in such contribution, the remaining joint promiser must bear the loss arising from such default in equal shares. Simple words में अगर A B C है और B के कारण कोई डिफॉल्ट हुआ है जिसके कारण कोई लॉस हो रहा है तो वो A और C भी bear करेगा. Nothing in this section shall prevent a surety from recovering from his principal payments made by the surety on behalf of the principals or entitle the principal to recover anything from the surety on account of payment made by the principal. Examples हम दोनों एग्जाम्पल ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं. पहला में ए बी सी प्रॉमिस किया डी से 3 लाख रुपया देने का. अब डी चाहे तो ए को बोलेगा या तो बी को बोलेगा या तो सी को, किसी एक को भी बोल सकता है, ठीक है. अब दूसरा ए बी सी बोला 3 लाख पे करेगा, यहाँ पे सी नहीं दे पा रहा है तो जो सी का हिस्सा है वो ए और बी को मिलके देना होगा. तो हम लोग क्या देखते हैं, इस सेक्शन 43 इज टू मेक द लाइबिलिटी इन द इवेंट ऑफ अ जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बोथ जॉइंट एंड सेवरल, यानी कि इसमें कोई भी एक पार्टी नुकसान में नहीं है. ये सेक्शन 43 क्लियर कर दिया कि ए बी सी किसी को नुकसान में नहीं रहना है, सबको जॉइंटली यानी कि साथ में, और सेवरली यानी कि सबका इंडिविजुअल अपना एक लाइबिलिटी है, नुकसान होगा वो भी ये लोगों को साथ में झेलना है, ठीक है. अब इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर. सेक्शन 43 तक बोला एक भी जन अगर मना कर दिया या फिर नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या करना है. सेक्शन 42 ये बोल रहा है कि मानो 3 आदमी है, 3 जॉइंट प्रोमिसर है, उसमें से हम किसी एक को निकाल दें तो उससे क्या होगा. द इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज डेल्ट विथ इन सेक्शन 44 which is stated below. Where 2 or more persons have made a joint promise, a release of one of such joint promisers by the promisee does not discharge the other joint promisers, neither does it free the joint promiser so released from responsibility to the other joint promiser or promisers. एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, पहले रीड करते हैं. A, B and C jointly promised to pay 9 lakh to D. D released A from the liability. In this case, the release of A does not discharge B and C from their liability. They remain liable to pay the entire amount of 9 lakh to D. And though A is not liable to pay to D, however, but he remains liable to pay to B and C. That is, he is liable to make the contribution to the other joint promisers. यहाँ पर अगर देखें ए है, बी है, सी है, ये लोग तीनों प्रोमिसर हैं, ठीक है. और ये है डी जो कि है प्रोमिसी.
डी बोला, मानो ये लोग लोन लिया था ऑफ ₹1,00,000, ठीक है, डी से ये लोग लोन लिया 1,00,000 रुपए का। फिर ये बोला, डी बोला कि यार ए, तुम तो मेरा कज़िन है, तुमको देने का ज़रूरत नहीं है। तो ये ए को उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, देना था 1,00,000, ठीक है, मानो 3,00,000 करते, 3,00,000 यानी कि 1,00,000 पर हेड। डी चाहे तो अब ए से नहीं मांग सकता है 1,00,000 रुपया, लेकिन बी और सी चाहे तो 1,00,000 रुपया मांग सकता है। बी और सी बोल सकता है 1,00,000 रुपया दो, ए बोलेगा यार डी मेरे को तो डिस्चार्ज कर दिया। तो ये क्या बोलेगा, बी कि यार तुमको तो डी डिस्चार्ज किया, हम लोग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो तुमको अभी भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो डी के पास दो ऑप्शन है, या तो इसको डिस्चार्ज कर दिए तो करे रहने दो, ये लोग अपने में समझे, या फिर इसका जो 1,00,000 का हिस्सा उसको हटा दो, ठीक है। आगे आते हैं, राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। द लॉ रिलेटिंग टू डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट is contained in section 45, which is reproduced below. When a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives and after the death of any one of them, with the representatives of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with the representatives of all jointly. इसको एग्जाम्पल में देखें तो, A in consideration of 5,00,000 rupees lent to him by B and C promises B and C jointly to repay them that sum with interest on a specified day, but B dies. In such a case, right to demand payment shall rest with B's legal representatives jointly with C during C's lifetime and after the death of C with the legal representative of B and C jointly. इसको अगर हम लोग देखें तो A है, B है और C है। यहाँ पर A और B को C कुछ, एक सेकंड, यहाँ पे हम ये अलग अलग ले रहे थे। बी और सी है, ए ये लोग से मानो 5,00,000 रुपया लिया, बोला कि हम इंटरेस्ट सहित तुमको दे देंगे। कल को बी का डेथ हो जाता है तो बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट है कि वो सी से, अगर सी को पैसा मिल गया तो, या फिर ए से डिमांड कर पाए पेमेंट। यानी कि सिर्फ प्रोमिसर के पास ये राइट नहीं होता है कि वो परफॉर्मेंस, मतलब प्रोमिसर का ये ऑब्लिगेशन नहीं होता कि परफॉर्म करे मरने के बाद भी अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, बल्कि प्रोमिसी के पास भी राइट है कि वो मांगे कि हाँ मेरा पेमेंट दो, जो ऑब्लिगेशन उसको कंप्लीट करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगला क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे यूनिट 4 को। थैंक यू।